हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर 2022 और जून 2023 का जो कंबाइन एग्ज़ाम था CSIR UGC नेट JRF का, तो उसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस जो थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ ए सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारा रिसेप्टर है। ठीक, ये सेल सरफेस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, यानी कि देखो रिसेप्टर का ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और ये होता है इंट्रासेलुलर और ये होता है ट्रांसमेम्ब्रेनस पार्ट। ट्रांसमेम्ब्रेन को शॉर्ट में TM लिख रहे हैं। वाच स्विच्ड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ अनदर रिसेप्टर बी। ऐसे ही एक रिसेप्टर और है, इसको इन्होंने नाम दिया ए और जो दूसरा रिसेप्टर है उसको नाम दिया बी। तो ये है बी और ये है ए। कह रहे हैं कि ए को हमने रिप्लेस कर दिया है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, यानी कि केवल इतने पोर्शन को रिप्लेस करा दिया है इसके साथ में, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो हट गया और इसकी जगह किसने ले ली है, बी वाले ने। तो यहाँ पर एक जगह क्या आ गया है, बी। तो ये इन्होंने किया टू क्रिएट ए काइमेरिक रिसेप्टर बी ए, और इन्होंने एक काइमेरिक रिसेप्टर बनाया बी ए, यानी कि जिसका इंट्रा सेलुलर पार्ट जो है वो तो ए है लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर है वो क्या हो गया है, बी हो गया है। assume that there is no effect on the functioning of the domain in the chimeric receptor। कह रहे हैं कि ऐसा assume किया गया कि जो chimeric receptor बना है बी और ए को जोड़कर एक chimeric receptor बनाया है, इसके जो फंक्शनल था, फंक्शनलिटी थी, यानी कि जो रिसेप्टर जो फंक्शन पहले कर रहा था वो अभी भी कर रहा है, उसके फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। वाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फॉर रिसेप्टर बी। तो कह रहा है कि जो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम रिसेप्टर बी देंगे, इसको लिगेंड पर क्या इफेक्ट आएगा जब रिसेप्टर बी देंगे। यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है यहाँ पर हमारा बाइंड होता है वो लिगेंड जो है, ये किसके लिए, रिसेप्टर जो है बी का है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो अगर हम यहाँ पर बी का सिग्नल देंगे तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर बी लिगेंड के बाइंड होने से एक्टिवेट होगा, लेकिन जिसका इंट्रा सेलुलर डोमेन क्या है, ए है। तो रिसेप्टर तो बी का, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन तो बी का है लेकिन इंटर सेलुलर किसका है, ए का। यानी कि बी के आने से सिग्नल स्टार्ट होगा लेकिन जो पूरी अंदर सेल के अंदर की जो फंक्शनिंग है वो ए की तरह वर्क करेगी। तो अब ऑप्शन आप मैच करा लीजिए। द लिगेंड विल एक्टिवेट, लिगेंड जब आएगा तो एक्टिवेट होगा पाथवे। तो द लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय रिसेप्टर ए। तो कह रहा है लिगेंड के आने से जो पाथवे है वो एक्टिवेट होगा और ऐसे ट्रिगर होगा जैसे नॉर्मली ए के आने पर रिसेप्टर जो काम करता था वैसे। तो हाँ, बात सही है कि जब लिगेंड बी आएगा तो सिग्नलिंग वैसे ही चलेगी जैसे ए के आने पर चलती थी, केवल हमने एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को बदला है, यानी कि जहां पर रिसेप्टर बाइंड करता था केवल उस पोर्शन को बदला है। तो बी के आने से सिग्नलिंग स्टार्ट होगी लेकिन सिग्नलिंग होगी किसकी स्टार्ट, ए की। तो इस तरह जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा फर्स्ट जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो द लिगेंड विल एक्टिवेट द पाथवे नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय रिसेप्टर बी। तो कह रहा है जैसे बी का जैसे यहाँ आता तो ये बी अंदर एक्टिवेट होता, तो कह रहा है कि जो काइमेरिक रिसेप्टर है वो बी की तरह एक्टिवेट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। द काइमेरिक रिसेप्टर विल फेल टू ट्रांसड्यूस एनी सिग्नल रिस्पॉन्स टू द लिगेंड। कह रहा है जो काइमेरिक जो बनाया है ये वाला काइमेरिक स्ट्रक्चर, कह रहे हैं कि ये कोई भी सिग्नल नहीं आगे पहुंचा पाएगा और ये फेल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। द काइमेरिक रिसेप्टर विल कॉज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे। कह रहे हैं कि जो काइमेरिक रिसेप्टर बना है ये जो ए है इसका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कराते रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं होगा, जब लिगेंड बाइंड रहेगा तो चलेगा, लिगेंड हट जाएगा तो सिग्नलिंग बंद हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, अगर इसी तरह से हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है होम्योटिक सेलेक्टर जीन, ये एक जीन की फैमिली है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, होम्योटिक सेलेक्टर जीन, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट। जो ड्रोसोफिला होती है एक फ्लाई है, उसके बॉडी पार्ट के स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीधा समझो कि जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन होता है वो ड्रोसोफिला के बॉडी पार्ट के स्पेसिएशन के लिए जिम्मेदार होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
entities would you accept if the ultra-bithorax gene is deleted? तो कह रहे हैं कि एक जीन है जिसका नाम है अल्ट्राबाइथोरेक्स। कह रहे हैं अगर हम अल्ट्राबाइथोरेक्स को डिलीट कर देंगे तो उस ड्रोसोफिला में क्या इफेक्ट आएगा। तो चलिए इसके लिए हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स होते हैं उनको हम लोग ड्रोसोफिला में दो क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। एक क्लस्टर को हम लोग नाम देते हैं एंटीनापीडिया और दूसरे क्लस्टर को हम नाम देते हैं बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। और जो हमारी ड्रोसोफिला फिलाई है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। थॉरेक्स वाले रीजन को टी से और एब्डोमेन वाले रीजन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए में टोटल 8 सेगमेंट होते हैं और टी में टोटल 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो एंटीनापीडिया में जो है हमारा, हमने होम्योटिक सेलेक्टर जीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा एंटीनापीडिया और दूसरा है हमारा बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्सेस। तो एंटीनापीडिया में हमारे 4 जीन है और बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्सेस में हमारे 3 जीन है। ये तीनों जीन के और जो एंटीनापीडिया के 4 जीन है इनके क्या नाम है वो जरा हम समझते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर एलबी मतलब होता है लेबाइल, और एक जीन और है पीबी, पीबी मतलब होता है प्रोबोसोपीडिया, डीएफडी मतलब डिफॉर्म्ड, एससीआर मतलब सेक्स कॉम रिड्यूस्ड, एएनटीपी मतलब एंटीनापीडिया, यूबीएक्स मतलब अल्ट्राबाइथोरेक्स। अब देखो क्वेश्चन में यही बोला गया था कि यानी कि जो यूबीएक्स रीजन है इसको डिलीट कर दिया गया, तो कह रहा है कि बताइए फ्लाई पर क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद है हमारा एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी। तो ये जो इतने जीन हैं ये हमारे बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स के होते हैं, और ये वाले जो जीन है ये हमारे होते हैं एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स के। इसको शॉर्ट फॉर्म में एएनटीसी बोल रहे हैं और बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स को हम लोग बीएक्सी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे होम्योटिक जीन। अब हम इसने क्या बोला कि हम अल्ट्राबाइथोरेक्स को अगर डिलीट करा दें तो क्या होगा। अब आगे देखिए जरा क्या हो रहा है। तो एक चीज और समझ लो कि जो हमारी ड्रोसोफिला होती है उसमें 2 चीजें होती है, एक विंग्स होते हैं और एक हाल्टर होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ये विंग्स का है, और उसके साथ में छोटे छोटे 2 ये लगे हुए ये हमारे क्या हैं, हाल्टर हैं। तो जो हमारा यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, थॉरेक्स सिगमेंट T2 नॉर्मली प्रोड्यूस विंग। जो हमारा ये T2 वाला ये सिगमेंट है ये क्या बनाता है, देखिए विंग्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो T2 सिगमेंट जो है वो नॉर्मली विंग्स बनाता है, वाइल T3 नॉर्मली मेक हाल्टर। और देखिए जो जो T3 रीजन है यहाँ से छोटे से हाल्टर निकलेगा, जो ये वाला है ये T3 रीजन से निकला होगा। म्यूटेशन इन दी बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स, ये बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर हमने म्यूटेशन किया तो होम्योटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वेयर पोस्टीरियर आइडेंटिटी T3 इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए एंटीरियर आइडेंटिटी T2 एंड सो अनदर सेट ऑफ विंग्स इज प्रोड्यूस। अब देखो होता क्या है कि अब जीन में बोला गया था कि आपने क्या किया, अल्ट्राबाइथोरेक्स यानी कि यूबीएक्स रीजन को डिलीट करा दिया। उसके बाद में एब्डोमिनल ए है और उससे पहले था हमारा क्या, एंटीनापीडिया। ये हमारा T2 रीजन पहले बनाता था विंग्स और T3 बनाता था हाल्टर। तो जब T2 नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जीन जो है वो यहाँ तक की पूरा रीजन कवर कर लेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एब्डोमिनल ए तक की। तो यानी कि जहाँ पर T2 पहले विंग्स बनाता था T3 डिलीट हो गया, तो उसकी जगह भी अब हमारा जो T2 है वो ले लेगा और हमारा विंग्स बनने लगेंगे। तो अगर हम क्या करें, अल्ट्राबाइथोरेक्स रीजन को डिलीट करा दें तो एक ड्रोसोफिला में हमारे कितने विंग्स हो जाएंगे, 2 पेयर, यानी कि टोटल विंग्स का नंबर हो जाएगा 4, और जो हाल्टर जो जहाँ बन रहे थे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तब आप ऑप्शन को हम मैच कराते हैं। देखिए, द थर्ड थोरेसिक सेगमेंट इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर सेकंड थोरेसिक सेगमेंट। थर्ड थोरेसिक यानी कि T3 सेगमेंट इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर सेकंड थोरेसिक सेगमेंट। कह रहा है कि T3 जो है वो T2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड फ्लाई विथ 4 विंग। और कह रहा है फ्लाई में जो कितने विंग्स हो जाएंगे, 4। तो देखो यहाँ पर दिख रहे होंगे 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द थर्ड थोरेक्स सेगमेंट डेवलप हाल्टर। कह रहा थर्ड थोरेक्स जो है वो हाल्टर डेवलप कर लेगा। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता था, जब हम अल्ट्राबाइथोरेक्स का डिलीशन करा देंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। द सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट लूजेस विंग। तो कह रहा है जो T2 जो है वो विंग्स बनाता था वो लूज कर देगा, तो ये गलत है क्योंकि T2 के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है। द फर्स्ट एंड सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट फ्यूज एंड विंग्स आर फॉर्म्ड ऑन द थर्ड थोरेक्स। कह रहा है कि T1 और T2 फ्यूज हो जाएंगे और T3 पर विंग्स बनेंगे। तो ये ऑप्शन में हमारा क्या है, गलत है। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन एम्फिसोम।
कह रहा है, ये नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो एम्फिसोम को सही से डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एम्फिसोम क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मैक्रो ऑटोफेगी होती है या फिर हम बोले ऑटोफेगी है, तो देखिए क्या होगा कि जैसे ये मान लो सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल था जो नॉन फंक्शनल हो गया था, तो उसको सेल क्या करेगी, डिग्रेड कर देगी। ठीक है, उसके चारों ओर एक डबल बाइलेयर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम लोग फेगोफोर बोलते हैं। फेगोफोर जब इस मटेरियल को अपने अंदर कर लेगा तो उसे हम लोग नाम देंगे ऑटोफेगोसोम। और ऑटोफेगोसोम जैसे मान लो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यहाँ से कुछ रीजन जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर आएगा और ये वेसिकल बना लेगा, इससे हम लोग नाम देते हैं क्या, एंडोसोम। तो ऑटोफेगोसोम जब फ्यूज होता है एंडोसोम के साथ में तो जो स्ट्रक्चर बनता है उससे हम लोग नाम देते हैं क्या, एम्फिसोम। इतनी चीज शायद समझ में आ गई हो। और जब एम्फिसोम जो है वो फ्यूज होगा लाइसोसोम के साथ में तो स्ट्रक्चर जो बनेगा उससे हम लोग नाम देते हैं ऑटोलाइसोसोम। इसके बाद क्या करेगा, जो ये मटेरियल है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा और सेल बॉडी से बाहर, सेल जो है वो साइटोप्लाज्म में अभी ये सब काम चल रहा है, यानी कि इसके चारों ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जब ये सब हो जाएगा उसके बाद ये जो मटेरियल है उसको सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब चलो थ्योरी में देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग मैक्रो ऑटोफेगी बल्क साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इज सिक्वेस्टर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जब मैक्रो ऑटोफेजी होगी तो जो साइटोप्लाज्मिक ये मटेरियल था वो एक डबल मेम्ब्रेनस द्वारा, सिक्वेस्टर मतलब छुपा लेना, डबल मेम्ब्रेनस द्वारा कवर कर लिया जाएगा। इसे हमने नाम दे दिया क्या, ऑटोफेगोसोम। सो कॉल्ड फेगोफोर आल्सो नोन एज आइसोलेशन मेम्ब्रेन। तो जो ये जो कवर कर रहे थे इसे हम लोग आइसोलेशन मेम्ब्रेन या फिर हम लोग फेगोफोर नाम देते हैं। फेगोफोर ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोफेगोसोम में। which expand around the cargo and finally formed a sealed double membranous vesicle known as autophagosome। तो जब ये बनना शुरू हो रही है उसे हमने फेगोफोर नाम दिया, और जब ये पूरा उस मटेरियल को कवर कर लेगी तो उसे हम लोग नाम देंगे ऑटोफेगोसोम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ऑटोफेगोसोम है वो एंडोसोम के साथ फ्यूज होगा और एम्फिसोम बना लेगा। तो एम्फिसोम आर इंटरमीडिएट या हाइब्रिड ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन ऑफ एंडोसोम विद ऑटोफेगोसोम। एंडोफेगोसोम जब ऑटोफेगोसोम के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, एम्फिसोम। यानी कि एम्फिसोम की डेफिनेशन क्या है, जब हम ऑटोफेगोसोम और एंडोसोम को फ्यूज कराएंगे, यानी ये दोनों जब आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो हमारा एम्फिसोम बनेगा। उसके आगे देखिए, एम्फिसोम फॉर्मेशन इज एन एसेंशियल स्टेप ड्यूरिंग ए सिक्वेंशियल मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ ऑटोसोम बिफोर देयर अल्टीमेट फ्यूजन विद लाइसोसोम फॉर कार्गो डिग्रेडेशन। जो अल्टीमेट फेज क्या होगा, जो यहाँ पे जो हमने कार्गो लोड किया इसका डिग्रेडेशन होगा इन लाइसोसोम जब बन जाएगा। तो एम्फिसोम का मैच्योरेशन, सॉरी ऑटोफेगोसोम का मैच्योरेशन एम्फिसोम में, और एम्फिसोम जो है वो फ्यूज होता है लाइसोसोम के साथ और बनाता है ऑटोलाइसोसोम। तो एम्फिसोम का फॉर्मेशन जरूरी है जब ऑटोफेगोसोम का मैच्योरेशन होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं, हमारा करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए। तो एम्फिसोम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज ए इंटरमीडिएट ऑब्लिक हाइब्रिड ऑर्गेनेल प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन ऑफ एंडोसोम विद ऑटोफेगोसोम विद इन सेल। सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर कह रहा है कि एंडोसोम, यानी कि एंडोसोम ये रहा, एंडोसोम फ्यूज विद ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम ये है, ऑटोफेगोसोम फ्यूज हो रहा है एंडोसोम के साथ में, तो हमारा बन रहा है क्या, एम्फिसोम। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस सिक्वेस्ट्रिंग वेसिकल दैट इज द हॉलमार्क ऑफ इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस कॉल्ड मैक्रो ऑटोफेगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। डबल मेम्ब्रेनस सिक्वेस्ट्रिंग वेसिकल दैट हॉलमार्क ऑफ इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिज्म, ये इसके एम्फिसोम के रिस्पेक्ट में करेक्ट नहीं है। ज्यादा करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला, क्योंकि वो सीधा पाथवे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज ए कंपार्टमेंट फॉर्म व्हेन ऑटोफेगोसोम फ्यूज्ड विद लाइसोसोम। जब ऑटोफेगोसोम जो है वो लाइसोसोम के साथ तो फ्यूज डायरेक्टली हो नहीं रहा है, ऑटोफेगोसोम पहले एंडोसोम के साथ फ्यूज हो रहा है तो एम्फिसोम बन रहा है, और जो एम्फिसोम है वो फ्यूज हो रहा है लाइसोसोम के साथ तो ऑटो लाइसोसोम बन रहा है। तो यह स्टेप भी हमारा क्या है, गलत है। इट इज ए वैक्यूल दैट अराइजेस व्हेन मेम्ब्रेन ऑफ ईआर सिक्वेस्ट्रिंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सक्सेशन स्पीसीज। तो देखिए सर्वाइवरशिप कर्व जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो कह रहा है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है स्पीसीज का वो कौन से टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व में आएगा, या फिर उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए पहले हम सर्वाइवरशिप करेक्ट जो कर्व है उसको समझ लेते हैं। तो ये 3 तरह का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखिए यहाँ पर एज दिया गया है पैरामीटर, तो सर्वाइवरशिप कर्व में जो इस तरह का कर्व ऊपर से जो आता है इसमें हम लोग टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 में जो डेथ रेट होता है वो लो होगी, यानी कि देखिए एज यहाँ तक आ गई है फिर भी जो मोर्टेलिटी है वो नहीं हुई है, ये पूरा ही मेंटेन है। मैनी इंडिविजुअल लाइव टू द ओल्ड एज, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम एज है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वो मैक्सिमम एज तक जिंदा रहते हैं और डेथ रेट जो है वो कम रहता है। टाइप 2 में क्या होता है, देखिए धीरे धीरे जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। तो मॉडरेट डेथ रेट इंडिविजुअल डाई एट ऑल स्टेजेस, यानी कि हर स्टेज पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ इंडिविजुअल की डेथ हो जा रही है। ये हो गया हमारा टाइप 2। बात करते हैं टाइप 3 की। तो देखिए एकदम से ग्राफ गिरा है फिर ये थोड़ा कॉन्टिन्यूस हुआ है, तो यानी कि डेथ रेट कैसा है यहाँ पर, हाई है। मैनी इंडिविजुअल डाई यंग एंड फ्यू लिव टू ओल्ड एज, बहुत सारे इंडिविजुअल प्राइमरी स्टेज में ही डाई हो जाते हैं, कुछ ही इंडिविजुअल जो है वो बचते हैं जो टाइप 3 की कैटेगरी है, इसमें जो ओल्ड एज तक जाते हैं। तो इस तरह से टाइप 1 में लो डेथ रेट है, बहुत से इंडिविजुअल ओल्ड एज तक जाते हैं। टाइप 2 में मॉडरेट डेथ है, हर स्टेज में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल की डेथ हो रही है। टाइप 3 में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में ज़्यादा डेथ हो जाती है और कुछ ही इंडिविजुअल जो है वो ओल्ड एज तक जाते हैं। तो जब प्राइमरी सक्सेशन होता है, तो जैसे हम लोग सक्सेशन का लेक्चर पूरा एक डिस्कस कर चुके हैं, जो सक्सेशन जब होता है तो सबसे पहले रॉक्स पर एल्गी और वो सब आते हैं, तो वहाँ पर ना तो न्यूट्रिशन है ना कुछ भी कंडीशन है इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल, तो वहाँ पर डेथ रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो टाइप 3 टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व के अंतर्गत आएगा। बाकी के ऑप्शन जो है वो हमारे इनकरेक्ट है। टाइप 1 नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी जो सक्सेशन होता है उसमें इनिशियली डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट, प्लांट में ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एलानिन एंड रिलेटेड अमाइनो एसिड आर डायरेक्टली प्रोड्यूस, एलानिन और कुछ रिलेटेड अमाइनो एसिड हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिकर्सर। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस प्रिकर्सर से एलानिन और उससे रिलेटेड अमाइनो एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं। इसको हम समझेंगे इस पूरे ग्राफ के थ्रू। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस आपको पता है 10 स्टेप में होती है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम लोग फाइनली डिग्रेड करा लेते हैं पायरुवेट में। तो आपसे पूछा गया है कि प्लांट में जब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है यानी कि प्रोसेस चल रहा है ग्लाइकोलिसिस, तो आप जो कह रहा है कि जो एलानिन और रिलेटेड अमाइनो एसिड जो है वो किससे बन रहे हैं, तो ग्लूकोज से जब पायरुवेट बना तो आप देखिए एलानिन जो है वो यहाँ पर बन रहा है किससे, पायरुवेट से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा जाएगा, थर्ड। अब देखिए उसके बाद के ऑप्शन भी हम समझ लेते हैं। अगर आपसे एलानिन की जगह अमाइनो एसिड में कुछ और दे दिया जाता, एलानिन की जगह से वैलिन, आइसोल्यूसिन या ल्यूसिन भी अगर बोलता, तब भी हमारा आंसर क्या जाता, पायरुवेट जाता। उसके साथ साथ फिनाइल एलानिन और टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन ये हमारे इरिथ्रोज फॉर फॉस्फेट यानी कि जो एचएमपी पाथवे के सब्सट्रेट होते हैं या बोलें कि इंटरमीडिएट होते हैं, उससे हम लोग ये बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा जाएगा क्या, थर्ड, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है पायरुवेट। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पायरुवेट और एलानिन के स्ट्रक्चर में अगर हम समानता देखें तो कैसे ये फॉर्म हो रहे हैं, तो सिंथेसिस कैसे हो रही है उसको जरा समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारा पायरुवेट का स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है टोटल, इसमें 3 कार्बन है। इस पे क्या करें, अगर हम एक NH2 ग्रुप लगा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, एलानिन में। तो देखिए यहाँ पर एक एंजाइम जो हम यूज करेंगे उसका नाम है एल ग्लूटामेट। एल ग्लूटामेट जो है वो एक अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर देता है पायरुवेट पर, और ये एल ग्लूटामेट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा पायरुवेट था वो फाइनली बदल जाएगा किस में, एलानिन में। ये स्टेप जो है वो इंटर कन्वर्जिबल होता है, यानी कि एलानिन से हम लोग पायरुवेट और पायरुवेट से एलानिन हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल ग्लूटामेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है एल एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, PLP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये स्टेप शायद आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोरियम इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस या डिजीज। तो कह रहा है कि जो एपिसोरियम है वो इनमें से किस डिजीज में बनता है, ठीक है।
जरा इसको हम समझते हैं। तो एपिसोरियम क्या है, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो एपिसोरियम आर स्पेशलाइज्ड सेल और अडेशन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई फ्रॉम विच ए पेनिट्रेशन पैक इमर्ज दैट पियर्स और एंटर द होस्ट टिश्यू। एपिसोरियम एक स्पेशलाइज्ड सेल या अडेशन स्ट्रक्चर होते हैं जो फंजाई द्वारा बनाए जाते हैं, और ये जो होस्ट सेल है इसके थ्रू जो है वो उसमें एंटर करते हैं, होस्ट सेल में एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपको ये चीज़ पता चल गई कि वो कौन सी डिजीज में प्रोड्यूस होंगे, जो फंगस द्वारा ओरिजिनेटेड होगी। तो अब आप ऑप्शन जरा मैच कराइए। तो बैक्टीरियल लीफ ब्राइट इन राइस, तो इसमें क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। दूसरे में है बैक्टीरियल वाइल्ट इन टोमेटो, तो ये भी बैक्टीरियल, इसमें नहीं जाएगा। लीफ कर्ल डिजीज इन टोमैको, तो लीफ कर्ल डिजीज से आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टोबैको लीफ कर्ल डिजीज जो है वो एक वायरस है जिसका नाम है विगोमो वायरस। ठीक है, इसकी वजह से ये कॉज होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी पत्तियां होती हैं टोबैको की, वो ऐसे करली हो जाती हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन हमारा बचता है पाउडरी मिल्ड्यू इन पी। ये डिजीज जो है ये फंगस द्वारा कॉज होती है। इसको जरा हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा मटर के सीड्स होते हैं, इस पर देखिए आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पर किसी ने पाउडर गिराया हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है क्या, पाउडरी मिल्ड्यू इन पी। तो आप इस ऊपर इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एपिसोरियम जो है वो सेल्स हैं जो जो होस्ट सेल है उसके अंदर एंटर करने में हेल्प करती हैं, पेनिट्रेशन में हेल्प करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ड्राइव्ड मॉलिक्यूल इज वाइडली यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक। तो कह रहे हैं कि इनमें से प्लांट ड्राइव कौन सा मॉलिक्यूल है जो एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले ये समझो कि एनाल्जेसिक क्या है। तो एनाल्जेसिक इन एन एजेंट प्रोड्यूसिंग डिमिनिश्ड सेंसेशन टू पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि किसी के बॉडी में या कहीं किसी जगह पर पेन हो रहा है तो उस इंडिविजुअल को बिना बेहोश किए हुए उस पेन को कम करने की जो दवाई होती है उनको हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स नाम देते हैं। ठीक है, तो एनाल्जेसिक इज एन एजेंट प्रोड्यूसिंग डिमिनिशिंग सेंसेशन टू पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब देखिए आपने ये वाली इमेज जो है वो मार्केट में देखी होगी। ठीक है, डाइक्लोफेन है इसके अंदर, डाई इथाइल एमाइन है, मिथाइल सैलिसिलेट है, लिंसीड ऑयल है, उसके साथ साथ मेंथोल क्रीम है। तब देखिए इसमें क्या होता है कि जहां पर इसमें ये आदमी दौड़ता हुआ दिखाया गया ना, इससे ये है कि जब आप ये क्रीम लगाएंगे तो आप घोड़े की तरह दौड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टर्म पे आपको फोकस करना है मिथाइल सैलिसाइलेट, यानी कि जो सैलिसिलिक एसिड है उसी को मॉडिफाई किया जाता है, बनाते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट। और ये जो हमारा साइक्लो ऑक्सीजनेज और जो पेन इंडक्शन वाला जो पाथवे होता है, जब हम बायोकेमिस्ट्री में भी लिपिड्स और ये सब पढ़ेंगे तो वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर जाना चाहिए हमारा क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो सेकंड करेक्ट है, बाकी के आंसर नहीं जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द रिजोल्यूशन पावर ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर पर इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ टर्म समझने होंगे जैसे मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि कोई ये मान लो इमेज है, अभी ये 3x में है, या फिर हम माने कि केवल x में है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे कई गुना यानी कि हमने इसको 9 गुना क्या कर दिया, जूम कर दिया। तो इसे हमने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। दूसरा टर्म है हमारा रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन पावर को कैसे समझोगे, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बात बोलते हैं रेजोल्यूशन पावर। जो हमारी आंख की रेजोल्यूशन पावर होती है वो माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए हमें कई सेल्स और जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लियरली देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू सॉरी डी इक्वल टू लेमडा अपॉन एन ए। देखिए लेमडा जो है यहाँ पर ये वेवलेंथ है, और एन ए मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर। और जो डी जो है ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है।
अब सीधा सीधा आप एक पॉइंट याद रखिए कि अगर डिस्टेंस स्मॉल है, डी क्या है, स्मॉल है, तो रिजोल्यूशन जो है हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो आर रिजोल्यूशन है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो हमारी आई के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी आँख की ज़्यादा होती तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो एन ए है, एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर हो, इसका मतलब होता है एन ए इक्वल टू एन साइन थीटा, या फिर इसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं। अल्फा जो है वो हमारा एंगल है, ठीक है, अल्फा क्या है, एंगल है। और एन जो है, एन हमारा रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है। तो इसको हम, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लेमडा। और इसके लिए हमें एक कांस्टेंट यूज करना होता है जिसका जो वो है 0.61 अपॉन एन साइन अल्फा। न्यूमेरिकल की जगह हम, न्यूमेरिकल अपर्चर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एन साइन अल्फा। अल्फा हमारा क्या है, एंगल है। अब एक चीज और समझ लो, अगर लेमडा जो है वो हमारा क्या है, स्मॉल है, अगर डी स्मॉल था तो रिजोल्यूशन ज़्यादा था, और लेमडा भी अगर स्मॉल है तो रिजोल्यूशन हमारा क्या होगा, हाई होगा। अगर हमारी लेमडा यानी कि वेवलेंथ जो है वो कम है तो रिजोल्यूशन क्या होगा, हाई होगा। और एन हमारा क्या था, एन था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर एन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिजोल्यूशन हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लैम्डा वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजोल्यूशन के, ठीक है, इन्वर्सली मतलब 1 अपॉन। और जो हमारा एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजोल्यूशन के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजोल्यूशन की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। ये चीज़ हमें याद करनी है, ठीक है, इतना हमें मतलब याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे एयर के लिए अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो ये 1.003 होती है। जो और ऑयल है, ऑयल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.51 है। तो इसके कंपैरिजन में ये हमारा ज़्यादा, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो होता क्या है कि जो ऑयल इमर्सन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है ताकि हम जो इमेज है वो हमारा उसका विजुअलाइजेशन अच्छा हो सके। अब आप ऑप्शन को मैच करिए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कलर ऑफ लाइट। देखो, एक चीज़ और पॉइंट याद रखिए कि जो लाइट की इंटेंसिटी या वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया है लेमडा से, वो डिपेंड करती है कलर पर। जिस तरह का कलर होगा वेवलेंथ उसी हिसाब से घटेगी या बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर रेड कलर में 652 और 740 है, ऑरेंज में 559, 590 और 625 है। इसी तरह से कलर जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ। तो यानी कि कलर जो है वो हमारा रिजोल्यूशन पावर पर इफेक्ट डालेगा, यानी कि इसमें पूछा गया था कि कौन इफेक्ट नहीं डालेगा। कलर जो है वो हमारा क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं जाएगा। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी की बात हमने कहीं पर नहीं किया है। चलिए बाकी के ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है एंगल ऑफ एडमिटेंस ऑफ लाइट इन द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो हमारा लेमडा था यहाँ पर, ये लेमडा है, हमने फॉर्मूले में लिखा था ना एन साइन थीटा, या फिर हम इसी को एन साइन लेमडा बोले। तो लेमडा जो है वो हमारा क्या था, एंगल था। सॉरी, लेमडा नहीं, अल्फा। अल्फा बोले या जो थीटा बोले, ये हमारा क्या है, एंगल है। तो एंगल की बात हो रही है थर्ड ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही है कि रिजोल्यूशन पावर के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मीडियम की बात करें, मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड स्पेसिमेंस। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह से ये हमारा लेंस है, ये हमारा पोडियम है, और यहाँ पर हमारा सैंपल रखा हुआ है। इस पर हम क्या करते हैं, ऑयल बीच में गिराते हैं, जिसका इसके बीच की दूरी घट जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ऑयल की वजह से। तो जिससे हमें जो इमेज बनने वाली है वो अच्छी दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मीडियम है वो डिपेंड करता है रिजोल्यूशन पावर पर। तो ये ऑप्शन भी हमारा पाया जाएगा रिजोल्यूशन पावर के लिए। तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, सेकेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोजेनिक नियोब्लास्ट आर इन्वॉल्व्ड इन प्लेनेरिया रीजनरेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि जो क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट जो प्लेनेरिया में इन्वॉल्व होते हैं वो किसका एग्जाम्पल। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि रीजनरेशन क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो रीजनरेशन को हम पहले डिस्कस करेंगे।
तो रीजनरेशन जो है वो मेनली 4 वेज में हो सकता है, 4 तरीके हो सकते हैं रीजनरेशन के। पहला है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। इसमें देखिए क्या होता है, स्टेम सेल आर द सोर्स ऑफ रीजनरेशन द लॉस्ट टिश्यू और ऑर्गन। एग्जांपल हेयर सेफ्ट, रीग्रोथ फ्रॉम स्टेम सेल इन हेयर बल्ज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो हेमाटोपोइटिक सेल्स क्या होती हैं, वो ब्लड जिससे हम क्या करें, ये स्टेम सेल है हमारी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, इससे हम सारी ब्लड सेल्स बना सकते हैं। तो इनके पास में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। इस तरह के हम लोग रीजनरेशन को नाम देते हैं क्या, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। इसके साथ साथ जो प्लेनेरिया में क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल पाई जाती हैं जो, वो भी हमारा स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट जो प्लेनेरिया में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सी रीजनरेशन का पार्ट है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी हम जरा देख लेते हैं। तो सेकंड में बोल रहा है क्या, एपीमॉर्फोसिस। तो एडल्ट सेल इन सम स्पीसीज कैन डिफरेंशिएट इनटू एन undifferentiated which then redifferentiate to form new structure, example in regenerating amphibian limbs। तो इसको जरा हम ऐसे समझें कि जैसे देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिखा रहा है, ये एम्फीबिया यानी कि फ्रॉग का लिम्ब है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये वाला पोर्शन जो है ये हट गया। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अडल्ट सेल इन सम स्पीसीज कैन डी डिफ्रेंशिएटेड इनटू अनडिफ्रेंशिएटेड मास। तो जब यहाँ से हमने इसको कट कर दिया तो इसके ये वाले सेल थे ये डी डिफ्रेंशिएट होंगे, यानी कि इनमें दोबारा से डिवीजन होगा और ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास बना लेंगे। ये भी अनडिफ्रेंशिएटेड मास है। विच देन रीडिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर, जो फिर से रीडिफ्रेंशिएट होगा। और ये वापस देखिए आप, फिर से इसने क्या किया, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर है ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, तो वैसे उसने जैसे लिम्ब पहले था वैसा फिर से बना लिया। इस तरह का जो जो रीजनरेशन होता है इसे हम लोग इपीमॉर्फोसिस नाम देते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा मोरफाइलेक्सिस। रीजनरेशन अकर थ्रू रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू। इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, डी डिफरेंशिएशन हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो बचे हुए टिश्यू हैं उनकी रीपैटर्निंग होगी। ऐसा जो रीजनरेशन है ये हाइड्रा में पाया जाता है। इस पर इमेज के तौर पर हम समझते हैं कि देखिए हाइड्रा था ये हमारा, इसको हमने यहाँ से कट किया तो इसके नीचे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, जो अगला हाइड्रा जो फुल लेंथ में ग्रो करेगा वो यहीं से अपने टेंटिकल्स निकाल लेगा और ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। यानी कि इसमें डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, कट करने के बाद ये नई सेल बन गई थी, वैसे यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो सेल्स बची हुई हैं, एग्जिस्टिंग टिश्यू हैं, वो रीपैटर्निंग करेंगे और देयर इज लिटिल न्यू ग्रोथ। और यहाँ पर जैसे टेंटिकल जैसे न्यू ग्रोथ आ गई है वैसे आ जाएगा। और इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, मोरफाइलेक्सिस। तो द रीजनरेशन सीन इन हाइड्रा ये एग्जांपल है किसका, मोरफाइलेक्सिस का। एक और टर्म है जिसे हम लोग नाम देते हैं, रीजनरेशन का ही टाइप है, जिसे कंपनसेटरी रीजनरेशन बोलते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट होता है। अगर लिवर तो हमारे पास एक ही होता है, अगर हम उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो हमारे लिवर में क्या होता है, रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। अब अगर हम लिवर का कुछ पोर्शन जैसे है उसको हम कट करके अगर क्या करें, हटा भी दें, तो इतना मान लो पोर्शन हमने कट करके हटा दिया तो ये पोर्शन फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो कंपनसेटरी रीजनरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, मेमेलियन लिवर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हियर डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड बट मेंटेन देयर डिफरेंशिएटेड फंक्शन, एग्जाम्पल दैट ऑब्जर्व्ड इन मेमेलियन लिवर। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिल रहा है, मेमेलियन लिवर में मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। यानी कि क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट जो प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, या वो किस तरह का स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन इन कॉजिंग डायरिया इज बाई। कह रहा है जो कोलेरा टॉक्सिन है उसकी वजह से डायरिया होता है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में जीपीसीआर सिग्नलिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग कोलेरा टॉक्सिन देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि देखिए इसमें होता क्या है। तो जो कोलेरा टॉक्सिन है वो विब्रियो कोलेरी द्वारा रिलीज किया जाता है। कोलेरा टॉक्सिन जो है वो सेल के जो जी प्रोटीन होती है, तो जी प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, GS, GI और GQ। तो जो हमारा कोलेरा टॉक्सिन होता है वो GS प्रोटीन जो है ये ट्राइमेरिक होती है। इस तरह से है कुछ इसका
जीएस प्रोटीन पर फॉस्फोराइलेशन होता है, इस पे फॉस्फेट लगेगा तो या एटीपी बाइंड होगा, तो ये जो कोलेराटॉक्सिन होता है ये क्या करता है, जो जी अल्फा प्रोटीन होता है जीएस अल्फा, इसका एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से जी एस अल्फा जो प्रोटीन है, अल्फा सब यूनिट जो है जीएस की, ये हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगी, और जीएस अल्फा जाकर के एडनाइलेट साइक्लेज, एसी जो यहाँ पर रिप्रेजेंट है ये है हमारा एडनाइलेट साइक्लेज, जीएस अल्फा एडनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडनाइलेट साइक्लेज का काम होता है ये एएमपी एटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी जाकर के हमारे आगे की सिग्नलिंग करेगा, जिससे हमारा ल्यूमेन की तरफ क्लोराइड और ये सब रिलीज होता है। तो ये हमारा पोर्शन जो है ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है और ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, तो वहां पर सिग्नलिंग को दिखाया गया है। तो इसमें अब ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इनएक्टिवेटिंग जीआई प्रोटीन, तो जीआई प्रोटीन को इनएक्टिवेट नहीं कर रहा है। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ एडनाइलेज साइक्लेज, तो देखिए जो हमारा कोलेराटॉक्सिन था उसने जीएस अल्फा का एडीपी राइबोसाइलेशन किया, जिसकी वजह से हमारा एडनाइलेज साइक्लेज जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जीएस अल्फा जो है इसके पास जीटीपी बाउंड होता है, ये इसके पास सेल्फ हाइड्रोलाइजिंग एक्टिविटी, यानी कि अपने जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा किसमें, जीडीपी में, और ये वापस जाकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। तो जो एडीपी राइबोसाइलेशन की वजह से एडनाइलेट साइक्लेज हमारा कंटिन्यूअस क्या हो जा रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से सिग्नलिंग कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है, लॉकिंग जीएस प्रोटीन इन एन इनएक्टिव स्टेट, तो जीएस प्रोटीन को इनएक्टिव स्टेट में नहीं, कैसी स्टेट में रखता है, एक्टिव स्टेट में रखता है। अगर इन हटा दें तो हमारा ये ऑप्शन क्या होता, सही होता, लेकिन यहाँ इन लगा हुआ, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत है। लास्ट ऑप्शन देखिए, रैपिड हाइड्रोलाइसिस जीटीपी टू जीटीपी, तो ये इसके हाइड्रोलाइसिस को ब्लॉक कर रहा है, ना कि करा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा जा रहा है, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरा हमें समझना होगा। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी किलो जूल पर मोल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज, तो कह रहा है कि किलो जूल पर मोल में जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए हमें इस इमेज को देखना होगा। यहाँ पर फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलेक्टिव ऑर्गेनो फॉस्फेट, ऑर्गेनो फॉस्फेट मतलब जिसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है वो मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए किलो जूल पर मोल में दिया गया और यहाँ पर दिया हुआ है किलो कैलोरी पर मोल। तो अब आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पूछा किसका गया है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। अब आप इसमें देखिए ये है हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का दिया हुआ है वैल्यू -20.9। तो ये देखिए आप ऑप्शन जब मैच कराएंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जाएगा। कई बार आप अगली बार आपसे मान लो किसी एग्जाम में ये पूछ ले कि आपको किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किलो कैलोरी इक्वल टू किलो जूल अपॉन 4.187। तो जैसे आपसे पूछा गया कि किलो जूल में कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी को, तो यहाँ पर देखिए किलो कैलोरी कितना दिया हुआ था, -5, तो हमारा किलो कैलोरी कितना है, -5, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलो जूल में। तो किलो जूल इक्वल टू किलो कैलोरी इंटू 4.187, तो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जो किलो कैलोरी पर मोल में कितना है, -5 है। इसका जब हम 4.187 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, -20.9। इसका फोर्थ आंसर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अब हम कल के लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।